हाय। कैसे हो? आ गए ना पढ़ने? चलो तो फिर पढ़ते हैं। उससे पहले पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो फिर चैप्टर को पूरा रगड़ देंगे, फाड़ देंगे। उससे पहले मैं तुमको खुद का इंट्रोडक्शन करा लेता हूँ। मेरा नाम है LWS असिस्टेंट। ठीक है, मैं हूँ तुम्हारा असिस्टेंट। और मैं इस पूरे चैप्टर को नरेट करूँगा तुम्हारे सामने। तो फिर चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फिर आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि तुम्हारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, यानी कि बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। इस चैप्टर से हर साल कम से कम 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं। 100% आएंगे तुम्हारे भी एग्ज़ाम में। ठीक है, 2022 में जो एग्ज़ाम दोगे। तो इसलिए इस चैप्टर को जो पढ़ना है ना, पढ़ने ज़्यादा इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम एनसीईआरटी को 3 से 4 बार पढ़ जाओगे, चैप्टर तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। तुमको एक गाइडेंस की ज़रूरत होगी, और वो गाइडेंस मैं तुमको दूंगा इस वीडियो के थ्रू। ओके, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हिस्ट्री को अगर समझना है तो चीज़ों को कनेक्ट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आज मैं तुमको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि चीज़ों को कनेक्ट करूँगा। ठीक है, और मैं जो तुमको कोई भी जो पूरा चैप्टर मैं तुमको पढ़ाऊँगा, हर चीज़ को मैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चलूँगा। ठीक है, इसलिए आज का जो मेरा ये पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, ये बेसिकली होने वाला है इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, ये बेसिकली क्या होने वाला है, ये होने वाला है बेसिकली इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तुमको इस वीडियो में मैं तुमको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, बेसिक ओवरव्यू बताऊंगा इस मतलब कि पूरे चैप्टर का, कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है। और मैं तुमको पढ़ाऊंगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब तुम बोलोगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हमारे सिलेबस में तो बस सीधे ये द आइडिया ऑफ नेशन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। बट देखो, अगर तुम सीधे मतलब कि ये टॉपिक पढ़ने लगोगे ना, तो तुमको समझ में नहीं आएगा कुछ। अगर तुमने 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है तो, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो फिर मैं तुमको सबसे पहले तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा के तुमको जो चीज़ों को वो कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि इसे समझने में वो ज़्यादा ईजिली बैठेगा। तो फिर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो पढ़ेंगे भाई द बेसिक ओवरव्यू ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को उतना डीप में भी नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उतना डीप पढ़ाने का हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। ठीक है, हमको 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम देना है सिंपली। ओके, उसके बाद मैं तुमको पढ़ाऊंगा द आइडिया ऑफ नेशन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में फ्रांस में, ये तो इतना तो तुमको बेसिक आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इसके बाद क्या क्या आइडिया जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट हुए। ठीक है, तो फिर ये पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि तुम लोग अपना हिस्ट्री का बुक खोलोगे तो सबसे पहले तुमको मिलेगा एक पेंटिंग। ठीक है, तो वो पेंटिंग तुम्हारा कुछ भी समझ में नहीं आएगा भाई, सब उल्टा पुल्टा दे कर रखा है। ठीक है, तो फिर अगर वो तुमको पेंटिंग समझना है तो तुमको इससे पहले तुमको ये जो दो टॉपिक्स हैं, ये दो टॉपिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, तभी तुमको वो पेंटिंग समझ में आएगी। ठीक है, तो फिर ये पेंटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो जितने पॉइंट्स है उतने लेक्चर्स आएंगे इस वीडियो मतलब कि इस चैप्टर के उतने सारे लेक्चर्स आएंगे। ओके, और एकदम तुमको जो है सब कुछ प्रोवाइड किया मतलब किया जाएगा हमारे इस चैनल के थ्रू से। ठीक है, तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है गाइस, तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन इस चैप्टर का तो हो ही जाएगा। क्योंकि गाइस मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए वीडियो नहीं आ पाता है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलो, मतलब कि फ्रेडरिक सोरियो का जो पेंटिंग है, इसको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैं पढ़ाऊंगा क्या, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब जैसे जैसे कि सबसे पहले तो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आपको कुछ आइडिया मिल गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हमारा मतलब कि नेशनलिज्म यूरोप में, मतलब कि नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म मतलब सिंपली होता है मतलब कि देश के प्रति जो मतलब कि एक अंदर से फीलिंग आते हैं उसको बोलते हैं नेशनलिज्म, जिसको कि राष्ट्रवाद ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो फिर नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति एक तरीके से कह सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया में भी 1947 के टाइम में अब कुछ 1947 के टाइम में जब हमारा मतलब कि फ्रीडम फाइटर जब लड़ रहे थे, तो उस टाइम पे भी गाइस जो उनके अंदर क्या था, क्यों लड़ रहे थे, उसके अंदर क्या था, उनके अंदर था नेशनलिज्म। तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, में तुम पूरे इंडिया के बारे में मतलब कि इंडिया का कैसे क्या हो, ये सब कुछ तुम लोग समझोगे। ठीक है, तो फिर आज मैं तुमको तो ये पढ़ा दूंगा सबसे पहले तो फर्स्ट वाला टॉपिक, और ये 3 मतलब कि 4 टॉपिक कवर करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब कि कैसे, मतलब सबसे पहले तो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ
ये सब कुछ, मतलब कि नेशनलिज्म कैसे यूरोप में फैला, उसके बाद रिवॉल्यूशन कैसे आया हर कंट्री, क्योंकि सबसे पहले तो भाई साहब मोनार्की थी पूरे कंट्री में, ठीक है, मतलब कि पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में एक तरह से पूरी तरीके से मोनार्की का रूल था। तो फिर मोनार्की कैसे हटा, नेशनलिज्म मतलब कि रिपब्लिक कैसे बना रहे कंट्री, ये सब भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली और स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन जो है, ये सब भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक नेशनलिज्म इन एंड इम्पेरियलिज्म। अब नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म क्या है, तो फिर देशभक्ति, और देशभक्ति के साथ साथ भाई साहब अब यहाँ पे हमारे पास नेशनलिज्म है, ठीक, और हम चाहते हैं कि हमारा मतलब कि हमारा जो हमारे पास नेशनल, हमारे अंदर नेशनलिज्म तो है, लेकिन हम दूसरे कंट्री पे क्या करें, मतलब कि एक्वायर भी दूसरे कंट्री को कर ले, तो इसको बोलेंगे क्या, इम्पेरियलिज्म बोलेंगे। और साथ ही साथ ये तो रही, ये सारे टॉपिक्स जो है वो तुमको इस पूरे चैप्टर में कवर कराए जाएंगे, ठीक। और उसके बाद हमारे मतलब कि उसके बाद हम भी तुमको क्या करेंगे, हम भी तुमको कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे अपने यहाँ से, ठीक है। ये जो पूरा लिस्ट है ना, ये पूरा लिस्ट इसी के बारे में, तुम्हारा स्टडी मटेरियल हम क्या क्या तुमको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो देखो, जैसे कि मैं अभी स्लाइड मतलब कि जितना भी मैं स्लाइड दिखाऊंगा, इसका लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसका लिंक लेके तुम इसे भी पढ़ सकते हो, एक बेसिक आइडिया तुमको लग जाएगा इस चैप्टर में होने क्या वाला, ठीक है, और बेस्ट आइडिया लगेगा, क्योंकि इसमें जो मैं ये जो तुम्हारा PDF है ना, ये तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आज, जो कि इस स्लाइड के बारे में है। ये PDF से तुम जितना अच्छा समझोगे ना, उतना अच्छा तुम किसी भी नोट से नहीं समझ सकते हो एक्सेप्ट सेल्फ नोट, क्योंकि सेल्फ नोट इज़ बेस्ट नोट, ठीक है। तो फिर सेल्फ नोट के बाद अगर कुछ आता है ना, तो ये स्लाइड वाला आता है। क्यों, क्योंकि इस स्लाइड के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं कुछ इमेज भी डालूंगा, कुछ डायग्राम भी डालूंगा, और इस बेसिक मतलब कि एक इतने कलरफुल तरीके से डालूंगा कि तुम्हारा ब्रेन जो है ना उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो फिर स्टडी मटेरियल सबसे पहले हमको हमारा क्लास नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटन जो भी नोट है वो तुमको मैं चैप्टर के लास्ट में बना दूंगा, मतलब कि चैप्टर के लास्ट में दे दूंगा बना के, और माइंड मैप से भी तुमको मिल जाएगा, और एक तुमको स्पेशल पेज में मतलब कि डेट टाइमलाइन भी तुमको मिल जाएगा, कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी आ जाएंगे जिसका डिफिनेशन तुमको आ सकता है, और उस कीवर्ड्स को यूज़ करके तुमको अपना डिफिनेशन, या फिर कोई भी, जैसे कि अब तुमको कोई भी टॉपिक ले लो सिंपल से, तुमको कोई एग्जाम में सपोज करो आ गया, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम सिंपली उसको अपने लैंग्वेज में लिख दोगे, तुमको तो भी तुमको जो है फुल में फुल नहीं मिलेगा, लेकिन तुम कुछ बेसिक अगर कीवर्ड्स यूज़ कर लोगे, इससे तुमको क्या होंगे, इससे तुमको मतलब कि ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद आता है गाइस, हम लोग उसकी बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एक सेपरेट वीडियो लेक्चर होगा, ठीक है, और उसका सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बना के उसमें कवर करेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ जो है गाइस, तुमको सबसे पहले तो तुमको जो ये क्लास नोट जो आज मैं तुमको पढ़ाऊंगा, ये तुमको डिस्क्रिप्शन में आज ही मिल जाएगा PDF के फॉर्म में, ठीक है, तुम इसको ले सकते हो। और बदले में तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी करना, सब्सक्राइब करके इस वीडियो को भी लाइक कर देना, ओके ठीक है, बस इतना, बस सब कुछ फ्री होगा, ठीक है, बस तुमको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट करके बस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और जो भी हमारे जो भी नेक्स्ट स्टडी मटेरियल जैसे कि हैंड रिटन नोट्स, माइंड मैप्स, ये सब तुमको एक सेपरेट वीडियो जो कि लास्ट में आएंगे, उस वीडियो में तुमको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो, हमने इंट्रोडक्शन जो काफ़ी अभी हमने जो पूरा एक बेसिक ओवरव्यू था इस चैप्टर का, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं, मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम है शुभम झा, ठीक है, मैं और मैं तुमको इस चैप्टर में गाइड करूँगा, ठीक है। मैं अपना अभी तक फ्रेश रिव्यू नहीं किया हूँ, तो फिर मैं अपना इमेज नहीं डाला हूँ। एक जो तुमको वीडियो के स्टार्ट में जो एनिमेशन मिला था, उसी का ये कट ऑफ है, ठीक है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, बेसिक ओवरव्यू ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो एक तरह से मतलब कि एक टाइप से हम लोग ये ले लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कैसे क्या हुआ था, और जब मतलब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमको मोनार्की को हटाना है। और मोनार्की को हटाना क्या, मोनार्की को हटाने की कौन कौन सी जो रीजन्स है उसके मोनार्की के फेलियर को, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोसाइटी ऑफ फ्रांस, उस टाइम पे फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। उसके बाद टेनिस कोर्ट, और उसके बाद कैसे जो है फ्रांस मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। और उसके बाद रेन ऑफ टेरर, जो है टेरर का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ओके। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ओके। तो फिर मतलब कि समझ लो इस वीडियो में तुमको इतना सारा चीज़ है वो तुमको कवर होते हुए वो दिख जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो फिर सबसे पहले तो बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, हर रिवॉल्यूशन मतलब होता है क्रांति, और फ्रेंच से समझ आ गया होगा तुमको, ये फ्रांस के बारे में बात हो रही है। तो फिर फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि क्लास 9th में तुमने पढ़ रखा होगा, ठीक है। बट हम लोग को मतलब ये चीज़ों को कनेक्ट करना, क्योंकि अगर हम लोग चीज़ों को कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको क्लास 9th का जो है ना वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फिर ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये सबसे पहले स्टार्ट होता है 1789 में, जब कुछ रिवॉल्यूशनरी जो थे वो पैलेस ने एक प्रिजन तरीके से कह लो बेस्टाइल। अब बेस्टाइल क्या होता है कि जब तुम लोग मतलब कि देखोगे बेस्टाइल, तो फिर बेस्टाइल जो है वो होता है हमारा एक मतलब कि फ्रांस में एक प्रिजन टाइप का था, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे मतलब कि कुछ हथियार थे और कुछ प्रिजन्स को कैद करके रखा था। तो फिर 1789 में पीपल्स ने क्या किया, रिवोल्यूशनरी ने क्या किया, उस पैलेस ऑफ बेस्टाइल को गिरा दिया, ठीक है। और गिराने के बाद उसके अंदर जितने भी कैदी थे, जितने भी मतलब कि और जितने भी हथियार थे, ये सब उन्होंने उस दूरी के लूट लिया। और इस कदर मतलब कि इस कदर लोगों में गुस्सा था कि उन्होंने इस पैलेस ऑफ बटाइल की एक एक ईंट तक को बेच दी मार्केट में। सोचो इतना ज़्यादा गुस्सा था उस टाइम पे मोनार्की के खिलाफ, ठीक है। मतलब कि समझ लो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ना उस स्टार्ट होता है मोनार्की से लिबर्टी रिपब्लिक में लाने का जो है ना, ये पूरा एक प्रोसेस होता है, इसका जो मतलब राइज होता है, यही है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आज जो तुम्हारे पास डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, ये सब क्यों है, इसका जो बेसिक नींव जो होता है ना, जो बेस है ना, वो रखा गया था किससे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मोनार्की। तो फिर जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे फ्रांस में क्या चल रहा था, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उस टाइम पे रूल कर रहा था लुइस 16, जो कि था बर्बन डायनेस्टी का, ओके। अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लुइस 16। लुइस 16 क्या था, उस टाइम पे जो फ्रांस का इंपीरियर था वो था हमारा लुइस 16, ओके। और इसका जो सबसे बड़ा डिमेरिट था ना, वो था इसकी मैरिज किसको की थी, मैरी एंटोनेट, जो कि क्या थी, जो कि प्रिंसेस थी। मतलब फ़ोन एड्रेस में लिखने में दिक्कत होता है, चलो छोड़ो तब, तो लोग नोट कर सकते हो। मैं मतलब कि ये मैरी एंटोनेट जी तो वो थी प्रिंसेस कहाँ की थी, ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है, ठीक है। तो फिर ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से हमारे जो लुइस 16 थे उन्होंने शादी की थी, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा युद्ध भी लड़े थे, ठीक है। अब जो ये फ्रांस के एम्परर थे, ठीक है, फ्रांस के एम्परर थे, अब ये इन्होंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया भाई साहब कि इनके खिलाफ लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो फिर वो चलो अभी देखते हैं। तो फिर रीजन ऑफ फेलियर ऑफ मोनार्की, सबसे पहले तो फिर रीजन, बेस्ट रीजन तो था वो था डेप्थ ऑफ कंट्री में गरीबी भूखमरी आ गई थी। अब ये ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि देखो भाई साहब, अब जिस भी इंसान को लड़ाई करने का शौक होगा वो कभी भी मतलब कि उसके अंदर मतलब कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करेगा वार पे, ठीक है। वार क्योंकि मुंह से तो वार होता नहीं है, ठीक है। वार में तो मतलब कि आर्मी जाती है, हथियार लगते हैं, पैसे लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मनी जो है वो इन्वेस्ट या फिर वेस्ट दोनों दोनों चीज़ होती है। क्योंकि अगर आपने कोई कंट्री जीत लिया तो फिर वार में तो आपका वो जो है वो पैसा आपने इतना लगा वो इन्वेस्ट हो गया, उसका आपको रिटर्न मिलेगा। बट अगर आप हार गए तो फिर वो क्या होगा, आपका वेस्ट होगा, ठीक है। तो वार से इन्वेस्ट और वेस्ट दोनों तरीके से कह सकते हैं। बट यहाँ पे फ्रांस को क्या मिले, यहाँ पे फ्रांस का जो पैसा हुआ वो वेस्ट हुआ उस सॉरी। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ पैलेस, अब भाई साहब ये लोग रहते थे पैलेस ऑफ वर्साइल जो कि फ्रांस में, ठीक है। अब ये जो मतलब कि पैलेस में जो रहते थे, तो फिर पैलेस तो है वैसा, पैलेस होता क्या, राजमहल। अब उसको मेंटेन करना इतना इजीली तो होगा नहीं, ठीक है। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैलेस का मेंटेनेंस में पैसा खर्च होता था। और एक और बात, तो फिर मैं जो तुमको ये पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा बेसिकली, ठीक है। तो फिर इस पूरे चैप्टर में तुमको कहीं पे भी पैराग्राफ नहीं मिलेगा, पूरा तुमको पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट से ये बताओगे चीज़ों को तुम कनेक्ट कर पाओगे, और साथ ही साथ तुमको जो ज़्यादा एग्जाम में लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओ सॉरी, ज़्यादा एग्जाम में लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो फिर चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेट 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 वेट, रुक जाओ, चलो कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे जो गाइस मतलब यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ क्वीन, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो कहता है एक्सपेंडिचर ऑफ क्वीन। अब एक्सपेंडिचर ऑफ क्वीन क्या हुआ, तो फिर देखो, वेट, हाँ हाँ चलो अब ठीक हो गया, ओके। तो फिर देखो हमारा जो भी रीजन था, ठीक है। अब जो हमारा हम अभी क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अभी पढ़ रहे थे रीजन, ओके। अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई, हाँ। तो फिर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग अभी पढ़ रहे थे रीजन, ओके। तो फिर पहला रीजन था कि हमने पढ़ लिया था वार, दूसरा क्या था मेंटेनेंस ऑफ पैलेस, और तीसरा था एक्सपेंडिचर ऑफ क्वीन, यानी कि रानी के नखरे। अब भाई साहब रानी थी,
और वो भी प्रिंसेस थी कहाँ की, ऑस्ट्रिया की, ठीक है। तो फिर इनका जो एक्सपेंडिचर था ना ये भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाई था। इनको जो इनका मेंटेनेंस समझो कि बजट का 60% जो है ना, अब किसी भी कंट्री का बजट 60% मतलब कि कंट्री का बजट बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फिर 60% जो था इनका वो जा रहा था कहाँ पे, एक्सपेंडिचर ऑन ऑफ क्वीन और मेंटेनेंस ऑफ पैलेस के ऊपर। और साथ में जब वार्स लड़े थे तो वार्स के टाइम पे लोन लिया था, और उन लोन का इंटरेस्ट चुकाने में भी इनका पैसा जा रहा था। अब ये सब कांड तो हो ही रहा था कि बीच में ये लुई 16 ने और एक कांड कर दिया। अब अमेरिका का जो 12 कॉलोनीज था ना वो उसको ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलके वार करके इन्होंने ब्रिटेन से मतलब कि आज़ाद करा दिया अमेरिका की 2 कॉलोनीज। अब ये इनको हुआ था कि अमेरिका हमारे को वाहवाही करेगा, हमको पैसा देगा, बट लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अमेरिका ने इनके साथ कुछ नहीं किया, मतलब कि अपना वार ख़त्म हुआ, अमेरिका जीता और अपने घर चलते रह गया। और कुछ मिसलेनियस यानी कि कुछ अदर्स भी फैक्टर्स थे जो कि थे रीजन ऑफ फेलियर ऑफ मोनार्की, ठीक है। तो फिर बेसिक ओवरव्यू मैं एक बार फिर से दे देता हूँ। सबसे पहले तो वार, मेंटेनेंस ऑफ पैलेस, एक्सपेंडिचर ऑफ क्वीन और लोन एंड इंटरेस्ट जो थे, ये कुछ हमारे बेसिक कारण थे जिसकी वजह से हमारा मोनार्की जो है वो फेल हुआ था फ्रांस में, ओके। अब बात करते हैं सोसाइटी ऑफ फ्रांस। तो उस टाइम सोसाइटी ऑफ फ्रांस मतलब कि उस टाइम फ्रांस के, अरे यार, तो फिर उस टाइम जो कैसे फ्रांस का था ना, वो फ्रांस का उस टाइम जो फ्रांस था ना उसको उस टाइम फ्रांस को ये जो थे हमारे बर्बन डायनेस्टी के जो ये किंग थे, इन्होंने फ्रांस को 3 टुकड़ों में बांटा था। मतलब कि फ्रांस की पीपल को 3 सोसाइटी में बांटा गया था। पहला था हमारा फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है। अब इसका जो चक्कर है ना, ये जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं ना ये थे हमारे टैक्स फ्री, ठीक है। इनको कोई टैक्स पे नहीं करना है, और पे करना है किसको, तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट वाले को। टैक्स किसको पे करना है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट वालों की। जबकि पैसा ज़्यादा था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को, लेकिन टैक्स ज़्यादा पे कर किसको करना था, ये दोनों जो है ना ये दोनों टैक्स फ्री थे, इनको कोई टैक्स पे ही नहीं करना है, ठीक है। बट थर्ड स्टेट जिसमें कि पूरे पीपल आते हैं, जिसमें कि फार्मर आते हैं, जिसमें कि कॉमन एक आम इंसान आता है, ठीक है, इन लोगों को टैक्स पे करना है। और इनके पास लैंड भी कम थी, इनके पास क्या थे, पैसा भी कम था, लेकिन फिर भी इनको टैक्स पे करना पड़ता था। बट फर्स्ट स्टेट जिसमें कि कलर्जी आते थे और चर्च रिलेटेड पीपल आते थे, इनको कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ता था। क्यों, क्योंकि ये लोग फर्स्ट स्टेट में आते थे, और सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटीज़, किंग्स के मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये लोगों को भी क्या है, ये लोगों को भी बेसिकली क्या है, मतलब कि टैक्सेस पे नहीं करना पड़ता था, राइट। अब गाइज, सॉरी गाइज नहीं बोल रहेगा, हाँ। तो फिर अब यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट है, इन दोनों को टैक्स पे नहीं करना था, ये तो तुमको सिंपल सा वाली बात है। और लेकिन थर्ड स्टेट में क्या था, थर्ड स्टेट में करीब करीब लैंड था 10 to 20% लैंड पे थर्ड स्टेट का कब्जा था, और इनको पूरे कंट्री का टैक्स पे करना पड़ता था। बट 70 to 80 90 इतने परसेंट जो लैंड कब्जा करके बैठे हैं वैसे वो तो टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या कोई किसी कंट्री का भला होगा ना, नहीं होगा। और पॉपुलेशन ज़्यादा थी थर्ड स्टेट वालों की, ठीक है, और पॉपुलेशन ज़्यादा था लेकिन पैसा कम था, लैंड कम था, ठीक है। इसलिए गाइज यहाँ पे रिवॉल्यूशन को गाइस, रिवॉल्यूशन को एक बूस्ट मिला, ये भी एक मेन रीजन जो है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं जनरल स्टेट मीटिंग। अब यहाँ पे मतलब कि कर्ज जो है वो बढ़ते ही जा रहा था, बट टैक्सेस में यहाँ पे कमी होने लगी थी, ठीक है। मतलब कि जितना एक्सपेंडिचर था ना उतना टैक्स आ नहीं रहा था, तो इनको क्या करना था, ये जो हमारे किंग थे उस टाइम की लुई 16, इन्होंने सोचा कि क्यों ना टैक्स को बढ़ा दिया जाए। तो टैक्स को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मीटिंग बुलाया जिसका नाम था जनरल स्टेट मीटिंग, ठीक है। इस मीटिंग में क्या किया, ये मीटिंग उन्होंने रखा था इसलिए ताकि उनके पास जो भी उनका लॉस हुआ था और जो भी उनका पास कर्ज था, इस कर्ज को हटाने के लिए इसने क्या रखा, इसने रखा हमारा जनरल स्टेट मीटिंग। अभी जनरल स्टेट मीटिंग में हमारे तीनों ग्रुप के पीपल आए, ठीक, तीनों ग्रुप के पीपल आए, हमारे फर्स्ट स्टेट के भी आए, सेकंड स्टेट के भी आए, थर्ड स्टेट के भी आए, ठीक। फर्स्ट स्टेट के आए 600 मेंबर्स, सेकंड स्टेट के आए 300 मेंबर, थर्ड स्टेट के भी आए 300 मेंबर। लेकिन अब टैक्स बढ़ाना है, तो टैक्स बढ़ाने के लिए इन सभी के बीच में इलेक्शन हुआ, ठीक है। अब जो भी मेजोरिटी आती उसकी बात मानी जाती। तो फिर यहाँ पे लुई 16 ने क्या किया, इन्होंने लुई 16 ने एक और नया दांव खेला। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेट वाले में 600 मेंबर्स थे, तो फिर इनको वोट्स ज़्यादा मिलने चाहिए थे, बट फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट मात्र 300 मेंबर्स थे। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फर्स्ट मतलब कि स्टेट वाले में 600 मेंबर्स के रहने के बावजूद उनको 1 वोट ही मिला सिर्फ, और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट मेंबर्स में, तो फिर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले के मतलब कि सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट वाले मेंबर जो कि दोनों मिला के 600 होते थे, लेकिन उन दोनों के पास कितना था,
2 वोट था, मतलब कि 2 वोट था। और ही साथ क्या फर्स्ट स्टेट वाले थे खरे खरे, मतलब कि वो जो हॉल में जहाँ पे मीटिंग बुलाया गया था ना, वहाँ पे इन लोगों को बैठने तक की जगह नहीं दी गई थी, ठीक है। और ये जो फर्स्ट स्टेट और सॉरी सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट वाले थे, ये अपना कुर्सी पे बैठ के एकदम मजा से जनरल मतलब कि मीटिंग अटेंड कर रहे थे। अब इन लोगों को आया गुस्सा, इन्होंने बोला कि भाई साहब पहले तो हमको, भाई साहब पहले सबसे पहले तो एक काम करो, पर मेंबर वोट रखो, ठीक है, जितने मेंबर है उतने वोट रखो। और वैसा बुला लेते हो बेइज्जती करा, मतलब कि यहाँ पे तुम लोग हम लोग को बुलाए क्यों, ठीक है, बुलाए क्यों भाई, जब हम हमारी कोई बात माननी ही नहीं है। इस कारण से क्या हुआ, इन्होंने इस मीटिंग को जो है वो बॉयकॉट कर दिया, ठीक है। अब बॉयकॉट करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया एक टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है। अब ये भाई साहब ये जो 600 मेंबर्स थे और कुछ सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के पीपल भी थे जो मतलब कि अच्छे आदमी थे, वो लोग, और कुछ मतलब कि फर्स्ट स्टेट के जो भी 600 हमारे मेंबर्स थे, वो ये लोग उस मीटिंग को बॉयकॉट करने के बाद तुरंत चले गए कहाँ पे, टेनिस कोर्ट पे। और वहाँ पे इन्होंने ओथ लिया कि भाई साहब हम जो है इस टेनिस कोर्ट पे, मतलब ये उन्होंने शपथ लिया कि हम जो वो अब कॉन्स्टिट्यूशन, अब जो है फ्रांस का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही रहेंगे। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी। उसके बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया उसको गाइस, मतलब कि जब काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन हुआ तो फिर जो फ्रांस का जो किंग था उसको मानना ही पड़ा और उसने इसको एक्सेप्ट किया। अब इसमें क्या था फंडा, इसका फंडा ये था कि हमारे जितने भी रुक जाओ, इसका फंडा ये था कि वुमेन्स चिल्ड्रेन और यूथ बिलो 25 साल, यानी कि 25 साल से कम उम्र के आदमी, लड़कियां, औरतें और चिल्ड्रेन, ये लोग वोट नहीं कर सकते थे। और कौन वोट कर सकते, कौन, और पैसिव सिटीजन जो कि और 3 मिलियन थे, ये भी वोट नहीं कर सकते थे। अब क्यों नहीं कर सकते थे ये दोनों पार्ट, इसका रीज़न ये है कि आप तभी वोट कर सकते हो, आप तभी एक्टिव सिटीजन इस फ्रांस के कहलाओगे जब आप मतलब कि तीन लेबर्स का वेज आप टैक्स के रूप में दोगे, तभी आप फ्रांस के एक्टिव सिटीजन कहलाओगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी भाई डिस्क्रिमिनेशन होने लगा टैक्स के बेसिस पे, रिच एंड पुअर के बेसिस पे। तो फिर यहाँ पे जो वो इलेक्शन हुई इसमें 4 मिलियन वो वोट मतलब कि लोग पार्टिसिपेट करते थे। और पैसिव सिटीजन और वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ बिलो 25 ये लोग इलेक्शन में वोट भी नहीं कर पाते थे। अब चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे फ्रांस के लोगों ने सोचा चलो कोई मतलब कि एक्टिव सिटीजन ही वोट करे, लेकिन कुछ अच्छा तो हो। जब इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इन्होंने इस असेंबली ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। इसमें सबसे पहले तो एक्टिव सिटीजन ही सिर्फ वोट करेंगे और ये लोग चूज़ करेंगे 50,000 इलेक्टर्स को। अब जो ये 50,000 इलेक्टर्स होंगे ये लोग चूज़ करेंगे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, जो कि होंगे 745। ये जो नेशनल असेंबली है ये कंट्रोल करेगा किसको, किंग को। और किंग भी किसके अंडर आएगा, किंग भी आएगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। और ये मतलब कि और किंग के पास एक स्पेशल पावर दिया गया था जिसका नाम है वीटो, ठीक है। किंग मतलब कि अगर किंग का परमिशन हर चीज़ में चाहिए ही चाहिए, वोटो का मतलब सीधे एक तरीके से ये समझ लो, ओके। तो फिर समझ लो कि भाई साहब मतलब कि नाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना के आया, लेकिन अगर फ्रांस के किंग जो कि लुई 16 थे, अगर इनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से भी अगर खुश रहते तो फिर इनका कुछ भला हो जाता। लेकिन ये तो निकले भाई साहब तेज। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे इनके कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, ये अंडर द टेबल बहुत सारे दूसरे कंट्री के पीपल जैसे कि पर्सिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों से बात करने लगे। और ये मतलब कि एक तरह से फ्रांस पे अटैक करवा के ये मोनार्की फिर से लाना चाहते थे फ्रांस में। अब ये बात क्या हुआ, ये बात पता चल गया किसको, फ्रांस के पीपल को। अब इन्होंने सीधे भाई साहब ये गए सीधे किंग को उन्होंने धरा और बोला दबोचा और बोला चल अब चल तुमको गिलोटाइन करेंगे। उस टाइम में गिलोटाइन का मतलब कि फांसी की सजा होती थी, इसमें कि ब्लेड से जो सिर को काट दिया जाता था, ठीक है। तो फिर ऐसा ही मतलब कि हुआ। अब जब लुई 16 को मार दिया गया तो फिर उसके बाद फ्रांस में आता है, इसके बाद फ्रांस में टोटली पूरी तरीके से रिपब्लिक आ जाता है। रिपब्लिक आ जाता है मतलब कि कुछ रेन ऑफ टेरर भी आता है, लेकिन वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग इतना भाई समझ लो, ठीक है, ये काफ़ी है, ठीक है। अब जो फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में अब आ जाता है क्या, टोटल यानी कि कंप्लीट रिपब्लिक अब फ्रांस में आ जाता है, ओके, ठीक है। तो फिर अब जब फ्रांस में तो पूरी तरीके से रिपब्लिक आ गया तो उस टाइम पे एक आदमी होता है जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये क्या था, ये उस टाइम पे था आर्मी का हेड। अब जब ये देखा कि हो रिपब्लिक हट गया है, तो फिर अब जब रिपब्लिक हट गया मतलब कि सॉरी मोनार्की हट गया, तो फिर ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करने लगा, अपना मतलब कि पहचान बनाने लगा। और ये इलेक्शन लड़के जो है वो क्या हो गया, ये तो पहले ही आर्मी का चीफ था
उसके बाद ये मतलब कि इलेक्शन लड़ा कुछ मतलब कि कन्फ्यूजन है, ठीक है। बट ये जो है ये फ्रांस का मतलब कि ओवरथ्रो कर दिया रिपब्लिक को, ठीक है, ओवरथ्रो कर दिया डेमोक्रेसी को, और ये खुद को क्या किया, इसने खुद को बना लिया एम्पेयर ऑफ फ्रांस, ठीक है। तो फिर इसने जो है रिपब्लिक को हटा दिया और ये फिर से बन गया हमारा फ्रांस जो है वो कंट्री हमारा फिर से बन गया अंडर दी मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का ना गलत होगा, अंडर दी मोनार्की, ठीक है। तो फिर ये था हमारा एक ओवरव्यू ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग बताएंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या क्या आइडिया लोगों को मिला, और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो इस मतलब कि इसका क्या हुआ, यहाँ पे तो इम्पेरर तो बन गया, लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। अगर तुमको कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर तुमको कोई भी डाउट है तो फिर तुम हमको कमेंट सेक्शन नीचे में लिख के भेज सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा तुम्हारे मतलब कि क्वेश्चन का आंसर देने का, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना है, लेकिन यार जाते जाते एक काम भी हमारा करते ही जाओ, इस वीडियो को लाइक करके, और जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है चैनल के जैसे कि नेम और लोगों के नीचे में एक सब्सक्राइब का बटन होगा, इस पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। अब ये कर लोगे यार, एक छोटा सा काम, इतना तो कर ही सकते हो, ओके। और तुमको जो है ये PDF जो है तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फिर गो चेक आउट द वीडियो, चेक आउट द PDF, ओके। थैंक यू, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।